हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो उन सभी लवली लेडीज के लिए है जो गर्भवती है या माँ बनने वाली है या प्लानिंग टू बी ए मॉम करके। मैं डॉक्टर हेमा खरे आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल विवा वर्ल्ड में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी में डूज एंड डोंट्स जो होते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बारे में हम बात करेंगे। डूज एंड डोंट्स इन प्रेगनेंसी में जैसे ही कोई भी महिला गर्भवती होती है तो घर में जो भी अनुभवी या बुजुर्ग महिला होती है वह सब लोग सलाह देने लगते हैं कि हमें ये खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बहुत बार उन्हें उस चीज की वजह नहीं पता होती है, उन्हें रीजन नहीं पता होता है कि ये क्यों नहीं खाना है या क्यों नहीं करना है, पर एक सलाह दी जाती है कि यह नहीं खाना है या नहीं करना है। आज के इस वीडियो में हम कोई भी चीज प्रेगनेंसी में जो करनी है और नहीं करनी है उसकी वजह के साथ देखेंगे कि यह चीज हमें क्यों खानी है और क्यों नहीं खानी है करके, या क्यों करनी है और क्यों नहीं करनी है करके। सबसे पहले हमें ये जान लेने की जरूरत है कि प्रेगनेंसी इज अ वेलनेस एंड नॉट अ इलनेस। मतलब कि प्रेगनेंसी यह गर्भ अवस्था है, कोई बीमारी नहीं है। इसीलिए हमें इस अवस्था में सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है, इसमें हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको समझने में आसानी पड़े इसीलिए मैं सबसे पहले फूड हैबिट्स यानी कि आहार योजना को लेकर बात करूंगी कि जिसमें हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले तिमाही की बात करेंगे कि पहले तिमाही में हमारा खाना कैसे होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो गर्भ संस्कार सीरीज में सारे तिमाही में गर्भ के स्वरूप की बात बताई थी और उस हिसाब से आहार बताया था कि गर्भ का स्वरूप जैसा है वैसा ही आहार करना चाहिए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें जो है वह फोलिक एसिड रिच, विटामिन, मिनरल रिच फूड होना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियां, संतरा, मौसम्बी, नारियल पानी, एप्पल, गाजर, इस तरह के फलों का हमारे आहार में ज्यादा समावेश होना चाहिए। क्योंकि ये जो फोलिक एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स है ये हमारे गर्भ की ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होते हैं। इस समय ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट के लिए फोलिक एसिड का आहार में होना, फूड में होना बहुत जरूरी है। इसका सबसे अच्छा सोर्स पालक या हरी सब्जियां ये होती है जो हमें इनका खाना चाहिए। विटामिन और मिनरल्स या फलों के सेवन से जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहली तिमाही में जो उल्टी मचलाहट होती है उसकी वजह से थकावट आती है, तो फलों का सेवन करने से थकावट दूर होती है। विटामिन B6 जब पेट में जाता है तो उसकी वजह से उल्टी मचलाहट यह कम भी हो जाती है। इसीलिए हमें जो खाना खाना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वह फोलिक एसिड रिच, विटामिन, मिनरल्स रिच फूड होना चाहिए। खाने की बात आते ही हर घर में पपीता को लेके एक बहुत ही परहेज बरता जाता है कि गर्भवती महिला ने पपीता नहीं खाना है। तो अगर हम देखें तो पका हुआ पपीता यह हर गर्भवती महिला के लिए बिल्कुल अच्छा होता है, उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसीलिए हर किसी ने पपीता खाना चाहिए पका हुआ, पर कच्चा पपीता नहीं खाना है हमें। कच्चा पपीता इसीलिए नहीं खाना है क्योंकि उसमें पैपेन नाम का जो द्रव होता है उसकी वजह से मिसकैरेजेस या एबॉर्शंस हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस आके यूट्रस में, उस वजह से हमें नुकसान हो सकता है। इसीलिए अगर हम पपीते में परहेज की बात करें तो हमें पके हुए पपीते से परहेज नहीं करना है, लेकिन कच्चे हुए पपीते से परहेज करना चाहिए करके। अब अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें फूड को लेके, तो हमने देखा था हमारे गर्भ संस्कार सीरीज में कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में गर्भ का वजन बढ़ने लगता है, बल बढ़ने लगता है, मांसपेशी, मसल्स तैयार होने लगती है, यानी कि अभी हम गर्भ का बॉडी मास बढ़ता है। इसीलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर से प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए कि जिसमें अंकुरित अनाज हो, सब तरह की दालों का समावेश हो। यह जो फूड है रूटीन फूड तो हमें खाना ही है, लेकिन इन फूड का अंकुरित अनाज, ड्राई फ्रूट्स, सब तरह की दालें, इनका समावेश ज्यादा प्रमाण में होना चाहिए। रोज हमें कोई ना कोई दाल खानी चाहिए। एक कटोरी में लेके हमें अंकुरित अनाज दिन भर में कभी भी थोड़ा बहुत जो है वो खाना चाहिए। तो इसीलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारा जो फूड है वो प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर दोनों में भी हमारा फूड जो है प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए। अब ये तो हो गई कि हमें क्या खाना चाहिए, पर क्या नहीं खाना चाहिए इसकी लिस्ट ज्यादा बड़ी होती है थोड़ा,
क्योंकि देखो ये बीमारी नहीं है तो हम तो सब खाना खा सकते हैं करके, है ना, इसमें कोई परहेज तो करना नहीं है, सिर्फ हमें सावधानी बरतनी है। अगर गलती से अभी हम कभी कच्चा पपीता खा भी लेते हैं, कच्चा पपीता, तो थोड़ा सा पपीता खाने से कुछ नहीं हो जाता है। पर अगर आप डेली किसी को आदत होगी कच्चे पपीते की, कोई चटनी हो या सब्जी हो डेली खाने की, तो वो इस तरह से कच्चा पपीता हमें फूड में नहीं लेना चाहिए। उसी तरह पाइनएप्पल, कच्चे पाइनएप्पल में ब्रोमोलिन नाम का एक द्रव होता है, जिसकी वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन या गर्भाशय में दर्द पैदा होके मिसकैरेजेस, एबॉर्शंस ये हो सकते हैं। इसीलिए हमें जहां तक हो सके पाइनएप्पल को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें ब्रोमोलिन नाम का द्रव होता है। वैसे ही जो अंगूर होते हैं, अंगूर में जो पेस्टिसाइड्स काफी मात्रा में मारे जाते हैं और उसके स्किन से वो पेस्टिसाइड्स हटाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जहां तक हो सके अगर हम कम से कम या अवॉइड कर सके तो अच्छी बात है, पर अगर कभी खा भी ले ग्रेप्स तो उसको अच्छी तरह से धो के थोड़ी देर पानी में रख के, ताकि उसके पेस्टिसाइड्स निकल जाए। ये हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि जो पेस्टिसाइड्स है उस अंगूर के ऊपर लगे हुए, क्योंकि उसकी वजह से हमारे गर्भ को नुकसान हो सकता है। तो हमें पपीता को ग्रेप्स को अवॉइड करना चाहिए। उसी तरह जंक फूड, जो सारे जंक फूड है इनमें कैलोरी कंटेंट ज्यादा होता है, शुगर लेवल्स इसमें ज्यादा होती है। इसकी वजह से हमारी बॉडी शुगर जो होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है, शुगर लेवल बढ़ के जो गर्भावस्था में होने वाला जो मधुमेह होता है यह हो सकता है। इसीलिए जहां तक हो सके हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। कभी कभार खा लो, उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर हमें इसे हैबिट नहीं बनानी चाहिए कि हम वंस अ वीक या वीकेंड में रोज हम जंक फूड ही खा रहे हैं। तो ऐसे हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड वैसे तो हानिकारक नहीं है, जब वो घर में बनाया जाए तो आप कभी कभार खा सकते हो, लेकिन हम जब स्ट्रीट फूड बाहर खाते हैं तो हम इस चीज की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि वहां पे इस्तेमाल होने वाला पानी या क्योंकि स्ट्रीट फूड पे बहुत सारा कच्चा चीजें इस्तेमाल होती है, जैसे प्याज हो गया, टमाटर हो गया, धनिया हो गया, ये सब कच्ची चीजें होती है, ये कुक नहीं की जाती है। तो इनसे इन्फेक्शन पहुंचने की ज्यादा संभावना होती है। और स्ट्रीट फूड खाने की वजह से अगर हमें कुछ फूड पॉइजनिंग हो जाए या वॉमिटिंग, लूज मोशन हो जाए, तो वैसे ही गर्भावस्था में गर्भिणी जो होती है उसकी जो शारीरिक अवस्था होती है वो थोड़ी नाजुक होती है। तो अगर इस तरह के हमें लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स हो जाए तो शरीर को परेशानी हो सकती है। इसलिए जहां तक तो हो सके स्ट्रीट फूड ये हमें बाहर अवॉइड करना है, पर घर में हम कभी कभार बना के, खुद घर में बना के खाया जा सकता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात होती है फूड विथ प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं, जैसे अचार हो गए, पापड़, मसाले, इन सब चीजों में प्रिजर्वेटिव काफी मात्रा में होता है। प्रिजर्वेटिव जब ज्यादा मात्रा में होता है, ऐसा अगर आहार हम ज्यादा खाएंगे तो वजन ज्यादा बढ़ना, शुगर लेवल बढ़ना, ये सब चीजें हो सकती है। और जैसा वजन बढ़ना चाहिए वैसा वजन न बढ़ के अनड्यू वेट गेन होने लगता है। उसकी वजह से सॉल्ट कंटेंट जब प्रिजर्वेटिव के रूप में ज्यादा होता है तो नमक ज्यादा मात्रा में खाने से प्रेगनेंसी में बीपी भी बढ़ सकता है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें जंक फूड, स्ट्रीट फूड, फूड विथ प्रिजर्वेटिव्स, पपीता, फिर पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ये सब चीजें जहां तक हो सके अवॉइड करनी चाहिए। अब ये तो हो गया सब खाने को लेके। अब दूसरा हमारा पार्ट है फिजिकल एक्टिविटी को लेके, फिजिकल एक्टिविटी या विहार को लेके। अब अगर हम फिजिकल एक्टिविटी देखें तो सबसे पहले हम उसमें एक्सरसाइज की बात करेंगे। नॉर्मल सभी प्रेगनेंसी के लिए, कोई भी अवस्था हो प्रेगनेंसी के लिए, तो उसमें वॉकिंग यह सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। वॉकिंग से मसल को टोन मिलता है और हमारा जो शुगर लेवल है बॉडी का वो कंट्रोल में रहता है। बाकी की जो एक्सरसाइजेस है जैसे योगा हो गया, फ्लोर एक्सरसाइजेस हो गया, एंटीनेटल एक्सरसाइजेस, ये हर गर्भिणी ने या गर्भवती ने अपनी अपनी डॉक्टर की सलाह के बाद ही करने चाहिए, क्योंकि किसी किसी गर्भिणी को किसी अवस्था में कोई परेशानी हो या किसी के काफी मिसकैरेजेस हुए हो तो ऐसे में कुछ एक्सरसाइजेस अवॉइड किए जाते हैं। इसीलिए वॉकिंग के अलावा अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी हो तो आपके डॉक्टर के सलाह के बाद ही वो एक्सरसाइज किया करें। दूसरा है कि सफर या जर्नी, कि हमें गर्भावस्था में कब सफर करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। हमने हमारे गर्भ संस्कार सीरीज के वीडियो में देखा था कि पहले तिमाही में गर्भ जो होता है वो अस्थिर होता है, वो अभी पूरी तरह से ठीक से बना नहीं है। उस पहले 3 महीने में मिसकैरेजेस के, एबॉर्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए जहां तक हो सके पहले 3 महीने में हमें सफर नहीं करना चाहिए। वैसे ही जो आखिरी का 3 महीने है या तीसरी तिमाही है, उस समय गर्भ अब पूरी तरह बन जाता है। ऐसे में अगर थोड़ा भी बॉडी को
एक्सर्शन हो जाए ट्रैवल की वजह से, तो कभी भी अचानक से दर्द शुरू होके प्रीटर्म लेबर यानी कि अकाल प्रसूति हो सकती है। और जो ब्रेन डेवलपमेंट अगर ठीक से ना हुआ हो, वजन ठीक, बच्चे का वजन उस समय कम रहता है, तो ऐसे में गर्भ का सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। तो जहां तक हो सके हमें पहली तिमाही यानी कि पहले 3 महीने और तीसरी तिमाही यानी कि आखिरी के 3 महीने मतलब 7वें, 8वें, 9वें महीने में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। आपको अगर किसी को मायके जाना हो या मायके से ससुराल आना हो या किसी वजह से किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए जाना हो और बहुत जरूरी ना हो जहां तक, तो हमें पहले तिमाही और तीसरी तिमाही में सफर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप 14 हफ्ते से लेके 28 हफ्ते के बीच में सफर करते हैं, तभी भी आपको आपकी डॉक्टर की सलाह लेके ही सफर करनी चाहिए। क्योंकि जब आप कोई लंबा सफर करने वाले हो तो डॉक्टर आपको आपके लिए कुछ दवाइयां लिख के देते हैं या आपको प्रिकॉशंस बताते हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है करके। तो इसीलिए वैसे तो आप पहले बीच के जो 3 महीने हैं उसमें सफर कर सकते हैं, लेकिन हर बार सफर करने के पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। अब अगर हम फिजिकल एक्टिविटी में देखें तो स्लीपिंग पोजीशन को लेके घर में काफी चर्चा होती है कि हमें ऐसा नहीं सोना है, सीधा नहीं सोना है, बाएं करवट पे सोना है, दाएं पे नहीं सोना है। तो अगर हम सही में देखें तो गर्भिणी या गर्भवती जिस भी अवस्था में खुद को कंफर्टेबल पाए सोने के लिए वह उस पोजीशन में सो सकती है। लेकिन जैसे जैसे तीसरे महीने के बाद गर्भ बढ़ने लगता है तो वह किसी एक पोजीशन में काफी देर तक नहीं सो पाती है। ऐसे में जहां तक वो जैसा कंफर्टेबल फील करे वैसा सो सकती है, लेकिन जब भी उसे ध्यान रहे या समय रहे तो वह बाएं करवट पे ज्यादा देर सोए। बाएं करवट पे सोने से यूट्रस के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है, यूट्रस को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। यूट्रस को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो इसी का मतलब है कि गर्भ को मतलब फीटस को भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अच्छे से जाते हैं। इसीलिए आपको जब भी ध्यान हो आप हो सके तक बाएं करवट पे सोए। हमें जहां तक हो सके सीधा यानी कि पीठ के बल पे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पीठ के बल पे सोने पे गर्भाशय के नीचे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, यूट्रस के नीचे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वह जो ब्लड कैरी करते हैं उसके ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से वह सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है। इसीलिए जहां तक हो सके आपको पीठ के बल पे नहीं सोना है, लेकिन आप बाएं करवट पे या दाएं करवट पे आराम से सो सकते हैं। अब इसमें फिजिकल एक्टिविटी में चौथा सबसे जरूरी है कि सेक्स को लेकर काफी बात होती है कि प्रेगनेंसी में या गर्भावस्था में सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे तो यह इंडिविजुअल मैटर है, लेकिन अगर हम नॉर्मली पूछे कि प्रेगनेंसी में सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो प्रेगनेंसी में सेक्स से कोई परहेज नहीं है। आप किसी भी अवस्था में किसी भी तिमाही में सेक्स कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल जो होती है उसका सेक्स ड्राइव कम हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे में अगर फीमेल की इच्छा हो तो ही वह सेक्स करे, अदरवाइज परहेज बोल के ऐसा कुछ नहीं है कि इस महीने में नहीं करना है या करना है। जहां तक हो सके आखिरी तिमाही में यानी कि जब 9वां महीना खत्म होने, जब 8वां महीना खत्म हो जाता है, 9वां महीना शुरू होता है, ऐसे समय में जब सेक्स करते हैं तो उसकी वजह से बहुत बार प्रसूति के लिए उसका फायदा होता है या लेबर पेन्स इंड्यूस करने के लिए उसका फायदा होता है, क्योंकि सेक्स करने की वजह से मसल्स जो होते हैं यूट्रस के वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन और सीमेन में जो कुछ द्रव होते हैं या जो कंटेंट्स होते हैं उसके वजह से लेबर की प्रोसेस शुरू हो सकती है। तो आखिरी के समय में 9वां महीना शुरू होते समय अगर गर्भवती सेक्स करती है तो उससे नुकसान कुछ नहीं होगा, पर हो गया तो फायदा ही होगा। लेकिन किसी अवस्था में अगर डॉक्टर ने पेशेंट को बेड रेस्ट की सलाह दी गई है या सर्विक्स में जो यूट्रस होता है उसका जो सर्विक्स का पार्ट होता है नीचे का, उसमें अगर पेशेंट को कुछ परेशानी हो तो ऐसे में डॉक्टर यह सब चीजें सलाह सेक्स करने से मना करते हैं। तो हमें ये चीज भी डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही करनी चाहिए। पर अदरवाइज अगर आपको पूरी प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं बताया है तो आप सेक्स कर सकते हैं। अब 5वीं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है वह पेट्स को लेके होती है, यानी कि पालतू जानवर को लेके कि घर में पालतू जानवर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए करके, या गर्भवती ने पालतू जानवर के साथ समय बिताना चाहिए या नहीं बिताना चाहिए। वैसे तो जो पालतू जानवर होते हैं उसके साफ सफाई का, उसके वैक्सीन का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसीलिए वैसे तो
पालतू जानवर घर में रखने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कैट को लेके हमें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्ली को लेके खास करके बिल्ली के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यूरिन और स्टूल, स्पेशली स्टूल में जो होता है वह टॉक्सोप्लाज्मोसिस नाम का एक इन्फेक्शन होता है। वह अगर गर्भिणी को हो जाए तो उससे फीटल में डिफेक्ट आ सकता है, मिसकैरेजेस हो सकते हैं। इसीलिए जहां तक हो सके बिल्ली से थोड़ी दूरी बना के रखें, या बिल्ली का जो लिटर बॉक्स होता है वह गर्भिणी साफ सफाई ना करें। स्पेशली गार्डनिंग करते समय हाथ में ग्लोव्स पहन के ही गार्डनिंग करें, क्योंकि अगर घर में पेट है, बिल्ली है, तो वह कहीं भी जाके यूरिन स्टूल पास करेगी, सॉइल में उसका इन्फेक्शन आएगा, और अगर आप खुले हाथों से गार्डनिंग करोगे तो वो इन्फेक्शन आपके शरीर में जाने की संभावना होती है। इसीलिए जहां तक हो सके, वैसे तो पेट से कोई परहेज नहीं है, बिल्ली अगर घर में है तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखे, या उसका लिटर बॉक्स और गंदगी उसकी साफ सफाई ना करे, तो पेट से कोई परेशानी नहीं होती है। ये हो गया फूड हैबिट्स और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। अब सबसे बड़ा चर्चा का विषय हर गर्भिणी प्रेग्नेंट लेडी के घर में होता है ग्रहण को लेके, एक्लिप्स को लेके, कि ग्रहण में गर्भवती ने बाहर नहीं निकलना है, खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है। यह सब चीजों को लेके काफी ही परहेज बरता जाता है। अगर हम देखें विज्ञान की दृष्टि से, तो साइंस के हिसाब से तो ग्रहण का या एक्लिप्स का प्रेगनेंसी के ऊपर कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होता है। नॉर्मली तो अगर हम सोलर इक्लिप्स को खुले आंखों से देखें, कोई भी चाहे वो गर्भिणी हो या ना हो, तो उनको तो हर किसी को उसके लिए परेशानी हो सकती है, पर गर्भ के ऊपर इक्लिप्स का कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर घर के बुजुर्ग हमें कहते हैं कि सोलर इक्लिप्स है तो आप बाहर ना जाए, तो अगर हम 4-5 घंटों के लिए घर में रह भी ले तो इससे नुकसान कुछ होता नहीं है। कम से कम हमें एक मन का सुकून, या उनके मन का सुकून, उनकी जो मन की खुशी है कि ग्रहण में नहीं करना है, तो वह हम कर लेने से हमारा बिगड़ कुछ नहीं जाएगा। लेकिन कहीं कहीं घरों में बहुत स्ट्रिक्ट ग्रहण का फॉलो किया जाता है, कि जैसे आपको 4-5 घंटे कुछ नहीं खाना है, आपको पानी भी नहीं पीना है, या आपको ग्रहण के बाद नहा लेना चाहिए। ये सब चीजें हमें जहां तक हो सके अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट लेडी या गर्भिणी काफी देर तक भूखी रहेगी तो उसके शुगर लेवल्स कम हो सकते हैं, उसे चक्कर आ सकती है, हेडेक हो सकता है। पानी नहीं पिएगी तो उसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स तैयार हो सकते हैं। और नहाने की बात, तो सूर्य ग्रहण में तो ठीक है, दिन में अगर आप नहा भी लो फिर से दोबारा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर चंद्र ग्रहण जैसी चीज हो, और कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि रात के 2 या 3 बजे घर की बुजुर्ग महिलाएं गर्भवती को नहाने के लिए कहती है, जो ठीक बात नहीं है, क्योंकि इतने रात में नहाने से सर्दी, खांसी ये सब चीजें हो सकती है। तो हमें वैसे तो ग्रहण से कोई भी परहेज नहीं होता है, गर्भ का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, लेकिन हम बुजुर्ग महिला या अनुभवी महिलाओं के मन की शांति के लिए अगर हम थोड़ा बहुत घर में रुके या थोड़ा परहेज कर ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसमें हमें यह देखना है कि हम बहुत देर खाली पेट ना रहे करके। तो इस तरह फ्रेंड्स, हमने इस वीडियोस में डूज एंड डोंट्स इन प्रेगनेंसी यह सब देखा है। और इसके पहले की गर्भ संस्कार सीरीज में हमने गर्भ का स्वरूप देखा था, तो जिससे आपको मैंने उसमें खास करके बताया था कि नारियल हमारे शरीर के लिए गर्भावस्था में कैसे बहुत जरूरी है। तो आप वह वीडियो भी देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि नारियल हमारे प्रेगनेंसी के लिए क्यों जरूरी है करके। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड आपके कोई सुझाव हो या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। इसके बाद का वीडियो मैं आपके लिए प्रेगनेंसी इन कोरोना पेंडेमिक के बारे में बताऊंगी कि कोरोना पेंडेमिक में जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए।